हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने प्रीलिम 2022 के लिए 5 टेस्ट कर लिए थे। आज टेस्ट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। मैं घटनासार करंट अफेयर्स की सिनॉप्सिस तैयार कर रहा हूँ। 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। घटनासार करंट अफेयर्स का जो अंक 1 है, इसकी सिनॉप्सिस में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, और वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। अंक 1 में मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। वैसे आप लोगों ने अंक 1 पूरा पढ़ लिया होगा, तो आप लोग रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं इस सिनॉप्सिस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा मास्टर प्लान 2031 किसके द्वारा विकसित किया गया है। पहले यह सीख लेते हैं कि यह है क्या। यह मास्टर प्लान आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया। ताजमहल और ताजमहल के आसपास का जो भी हेरिटेज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लेआउट को लाया गया, इस प्लान को लाया गया। इस प्लान का जो की पॉइंट है वो है ताज धरोहर क्षेत्र। इस प्लान में ताज धरोहर क्षेत्र को बनाया गया है, और इस हेरिटेज जोन के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। इस तरह की गाइडलाइंस है। अगर आपको 100 से 300 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन में 2 मंजिला से ज़्यादा इमारत बनाने को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, याद रखना। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को विस्तारित किया गया था। ये अफस्पा एक्ट की बात कर रहे हैं। अफस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये ईयर याद रखना। इस एक्ट के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को शक्तियाँ दी गई हैं, स्पेशल पावर्स दी गई हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिस्टर्ब एरिया को मेंटेन करने के लिए। न्यूज़ में किस लिए था ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस एक्ट को अभी एक्सटेंड किया गया है नागालैंड में, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है। चलिए तीसरा देखिए। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में भारत को WTO में विकासशील देश का दर्जा मिला है। WTO ने चाइना को विकासशील देश का दर्जा दिया है, भारत को नहीं दिया है। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। इसलिए तो ये मुद्दा विवादों में रहा है कि जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किस देश को कब विकसित बोला जाएगा, कब विकासशील बोला जाएगा, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है WTO के पास। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है, सही बताना था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। WTO हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 1995 में हुई थी। इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1995 याद रखना, इसको पूछा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे बोन की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हिंदी में हड्डी नहीं लिखा है, इंग्लिश को ही लिख दिया। हड्डी का रोगी लिख देगा तो फिर पूछने का क्या मतलब है एग्जामिनर का। वैसे भी हम और आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग को पता है कि ये जो शब्द है ये रूट वर्ड है बोन का, हड्डी का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हड्डी के अंदर मिनरल डेंसिटी तो समझ रहे हैं ना। सामान्य भाषा में अगर बात करें तो यही देखा जाता है कि हड्डी खोखली तो नहीं पड़ गई है, पानी तो नहीं भर गया है। स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ते रहते हैं ना कि हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाया करो, कैल्शियम खाना चाहिए। और कैल्शियम मिनरल की यदि कमी हो जाती है तो वो टिश्यूज़ जो हैं, ऊतक जो हैं हड्डी के, वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक हो जाएगा तो खोखली हो जाएगी हड्डी, और खोखली हो जाएगी तो टूट जाएगी, फ्रैक्चर बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो इस BMD टेस्ट में इसी मिनरल को चेक किया जाता है, कैल्शियम को और जो अदर एसेंशियल मिनरल्स हैं। कैल्शियम की कमी नहीं होगी हड्डी में तो ये वाला रोग नहीं होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, जस्ट फैक्ट है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। लीवर में विटामिन A स्टोर रहता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्प्लीन या तिल्ली के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसको सिक्योरिटी गार्ड भी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? स्प्लीन हेल्दी ब्लड सेल को पास होने देती हैं, लेकिन अनहेल्दी ब्लड सेल को रास्ते में ही रोक लेती हैं, और जितनी भी ये अनहेल्दी ब्लड सेल्स रहती हैं स्प्लीन उनको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो आपको ये तिल्ली का किस प्रकार का काम लग रहा है? फिल्टर का काम लग रहा है। फिल्टर ही कर रहा है ना, जो हेल्दी हैं उनको आगे जाने दे रहा है और जो अनहेल्दी हैं उनको रोक ले रहा है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 6th में क्या है, यहाँ पे मैचिंग करा दीजिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। डेसिबल, ये सही मैच है। ध्वनि की तीव्रता को मेजर किया जाता है डेसिबल में। हॉर्स पावर, ये पावर की यूनिट है, ये भी सही मैच है। सी ऑप्शन है समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन, ये भी करेक्ट मैच है। सेल्सियस टेम्परेचर की डिग्री है ना, ये तो ऊष्मा की कहीं थोड़ी ना होती है। हीट की यूनिट या तो जूल होती है या फिर कैलोरी लिखा जाता है। यहाँ पे गलत बताना था, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 7th देखिए। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है, कई बार पढ़े हैं हम लोग। हम सभी के ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। यहाँ पे एक बात और हम लोगों को सीखनी है कि सप्लाई तो आपने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कौन निकाल रहा है? हीमोग्लोबिन ही काम कर रहा है। ऑक्सीजन की एंट्री करा दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करा दीजिए। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। इसमें लोहे होता है, आयरन होता है, हम लोगों ने सीखा, सही पॉइंट है।
दूसरा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देखा, कैरियर देखा। थर्ड ऑप्शन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इट गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। ये काम हीमोग्लोबिन का नहीं होता, ये काम WBC का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का। इसको और क्या बोल सकते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि आपकी बॉडी का जो इम्यून पावर है, यह इम्यूनिटी सीवियरली डिस्ट्रॉय कब होती है, जब किसी को एड्स रोग हो जाता है। एड्स रोग में WBC डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट गलत है, 1 2 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। वाटर सोल्यूबल पूछ रहे हैं, याद रखें बी और सी ऐसे विटामिन है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। ये तो अभी पूछा है, UPPCSRO मेंस आप लोगों ने दिया होगा, उसमें पूछा है शायद ये क्वेश्चन। और ये सब बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। बी और सी को पानी में घोल देना और बाकी जो विटामिन है उनको वसा में घोल देना। वसा यानी फैट। विटामिन की खोजकर्ता का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका नाम याद रखें, सी फंक। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए 61 बच्चों में से कितने उत्तर प्रदेश के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 8 बच्चे उत्तर प्रदेश से थे। सेलिब्रेट कब किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी। 24 जनवरी मनाने की वजह क्या है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966, इसी दिन इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी। 2022 की थीम भी इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा है, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ध्यान रखना। चलिए 10वां देखिए, पढ़े भारत अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़े भारत कैंपेन तो अब ख़त्म भी हो गया। ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन था, 1 जनवरी से 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तो बीत गई और यह कैंपेन कक्षा 8 तक के लिए था। पहला पॉइंट पढ़िए, यह 100 दिवसीय वाचन अभियान था, बिल्कुल करेक्ट है। बी पॉइंट पढ़िए, यह बाल वाटिका में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित है, ये गलत है, कक्षा 12 तक नहीं है, 8 तक हम लोगों ने सीखा। थर्ड पॉइंट है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी पॉइंट है, यह फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के विजन और लक्ष्यों के अनुरूप है, ये सही है। हो जाएगा, गलत बताना था, बी पॉइंट गलत है। चलिए 11 देखिए, समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द AB लिम्पिक्स किससे संबंधित है। AB लिम्पिक्स शब्द PWD से जुड़ा हुआ है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी विकलांग व्यक्ति। इंडिया स्किल 2021 जो कंपटीशन हुआ, इस कंपटीशन में विकलांग व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल को शोकेस किया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, फाइट एंड फ्लाइट। स्टैटिक क्वेश्चन है, एड्रेनालिन इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन एक डायनेमिक हार्मोन है, शरीर के अंदर कई काम करता है ऑक्सीटोसिन। ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और एक तो बहुत बेसिक सा है, जानवरों में इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है ना दूध को उतारने के लिए। चलिए 13 देखिए, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर के बारे में पूछ रहे हैं। रियर व्यू मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटे से शीशे में बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है। इस पूरे एरिया को इस शीशे में देखा जा सकता है, तो हमारी गाड़ी के पीछे जितने भी वाहन चल रहे होंगे तो मैं सब दिखेगा। ए वाला दर्पण किस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है, व्यू एरिया बहुत ज़्यादा है इसका। और व्यू एरिया जिसमें ज़्यादा है, ये किस लेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है। अवतल दर्पण नाक कान आँख के जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं। समतल दर्पण में हम लोग खुद के दर्शन करते हैं, यानी लुकिंग ग्लास। ठीक है, हो जाएगा। उत्तल दर्पण की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके जस्ट अपोजिट अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है। कॉनकेव या अवतल का व्यू एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि अवतल दर्पण चीज़ों को जूम इन करके दिखाता है और उत्तल मिरर चीज़ों को जूम आउट करके दिखाता है। इन सभी लेंसों की प्रॉपर्टी आप जूम इन जूम आउट की तरह समझ सकते हैं। चलिए 14 देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। पहले तो आप लोग ये बताइए, डेंगू बुखार बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। डेंगू बुखार वायरल डिसीज है, और ये जो वायरस होता है ये डेन 1, डेन 2, डेन 3 के नाम से जाना जाता है। डेन वायरस प्लेटलेट्स को किल कर देता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, खून में लाल रंग प्रदान करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, चलिए 15 देखिए,
फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। स्कूलिंग में प्रैक्टिकल किए भी होंगे और इस फार्मूले को तो हम लोगों ने बहुत रटा है स्कूलिंग टाइम में। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यहाँ पे आप एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। एल्यूमिनियम आयन पे जब भी हाई चार्ज होता है तब इस एल्युमिनियम आयन की टेंडेंसी कोगुलेशन की हो जाती है। कोगुलेशन समझ रहे हैं, जमाव। साधारण भाषा में अगर बात करें जमाव, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो स्कंदन। जमाव किस चीज़ का कर रहा है? मड पार्टिकल का, यानी जो पानी में गंदगी है। पानी के अंदर जितने भी मड पार्टिकल्स हैं, गंदगी के पार्टिकल्स हैं, उनको फिटकरी या एलम इकट्ठा कर देती है, एक जगह ले आती है। और ये सभी पार्टिकल जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो इनका वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है और इस पात्र में जो पानी भरा है वो प्योर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोगुलेशन। चलिए 16 देखना है ना। 16 देखिए, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। पढ़ते रहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। बताइए किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया जाता है। इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि अर्थ पे जो भी सोलर रेडिएशन रिसीव होती है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है और अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन रिलीज होती है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिलीज होती है। और किस तरीके का रेडिएशन, इसी को हम लोगों ने पढ़ा था अवरक्त रेडिएशन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं अवरक्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलिए 17 देखिए, 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल पद्म पुरस्कार 128 थे। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया। इन दोनों को याद रखें और टोटल याद रहेंगे तो ये भी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इन 128 लोगों में कितने लोग यूपी से थे, तो यूपी से 14 लोगों को मिले हैं। अब जो यूपी के 14 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए, इन्हीं में से कुछ को पद्म विभूषण मिला होगा, कुछ लोगों को भूषण मिला होगा, कुछ लोगों को पद्म श्री मिला होगा। तो एटलीस्ट हम लोग विभूषण को तो याद रखें। यूपी से 2 लोगों को पद्म विभूषण मिला। ऑल ओवर इंडिया पद्म विभूषण 4 मिले, जिनमें से 2 यूपी ले गया। और ये 2 कौन कौन से लोग हैं? राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। दोनों को ही पोस्टुमसली मिला है, ये भी ध्यान रखना। पोस्टुमसली यानी मरने के बाद। आपने अवार्ड सेरेमनी देखी होगी, कल्याण सिंह के छोटे भाई ने रिसीव किया था अवार्ड को। राधेश्याम खेमका जी साहित्य की फील्ड से हैं और कल्याण सिंह इनको जान रहे होंगे, ये तो नेताजी थे, तो पब्लिक मैटर्स आ जाएगा। ठीक है, इनकी फील्ड भी याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 18 देखिए, हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी। संधियाँ, ट्रीटियाँ तो बहुत पहले बन गई थी। एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड नहीं किया जाएगा, प्रसार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, सब अपना अपना बना ही रहे और ये सब नाम के लिए संधि हैं। NPT के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और जो भी इस ट्रीटी के मेंबर बन जाते हैं वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि हम अपने एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड नहीं करेंगे और कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अभी रसिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसी वॉर के चलते UNGA की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग में ये बात कही गई है। तो अब ऐसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने NPT पे अभी तक साइन नहीं किए हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, और अभी फ़िलहाल तो नहीं करना चाहिए। जिन देशों ने पहले ही एटॉमिक वेपन्स को बना के जखीरा बना लिया है वो तो इसको प्रमोट करते हैं, और जिनके पास है ही नहीं या फिर जो ऐसे हथियारों के लिए काम कर रहे हैं वो थोड़ी ना साइन करेंगे इस पर। इस ट्रीटी का नेचर कुछ क्योटो प्रोटोकॉल से मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है और ज़्यादा फोकस विकासशील देशों पे किया गया है कि विकासशील देश ज़्यादा ध्यान रखें कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। तो विकासशील देश भी यही बोलते हैं कि पहले आपने तो इंडस्ट्रीज बना ली हैं, कारखाने बना डाले हैं। विकासशील देश बोलते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में तो आप लोगों ने पूरा कार्बन भर दिया, अब हम लोगों से कम करने के लिए आप बोल रहे हैं। ये कुछ उस तरीके का है। ठीक है, चलिए ये 1970 याद रखना NPT, और भारत NPT का सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को सिनॉप्सिस से समझिए। मैंने आप लोगों के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सिनॉप्सिस बनाई है, अभी तैयार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा आपको, बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे सिनॉप्सिस को देखिए। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। रिसेंटली अनाउंस हुआ है PM मोदी साहब के द्वारा। किसकी मेमोरी में किया गया है?
इन मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स। गुरु गोविंद साहब के जो 4 बच्चे थे उन्हीं की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे थे जिनको साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। ये 4 बच्चे कौन कौन से हैं? साहिबजादा अजीत सिंह, इनके नाम नहीं याद रखना है, फिर भी थोड़ा आसपास की चीज़ें पता होना चाहिए। साहिबजादे जज्जर सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह। और ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, सभी 18 की उम्र से छोटे थे। जोरावर तो 9 साल के थे, फतेह सिंह 6 साल के थे। इन सभी 4 बच्चों को एग्जीक्यूटेड किया गया था, मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने ईंटों का इनक्लोजर बना के उसी इनक्लोजर में इन 4 बच्चों को रख दिया था और ये 4 बच्चे सफोकेट होकर मर गए थे। ठीक है, तो इन्हीं की मेमोरी में ये ऑब्जर्व किया जाएगा वीर बाल दिवस। और हम लोग गुरु गोविंद साहब के बारे में क्या जानते हैं? ये अंतिम सिख गुरु थे। नमे कौन थे? इन्हीं के पिताजी थे, गुरु तेग बहादुर साहब, नमे सिख गुरु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 में ड्यूराल्यूमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती? ड्यूराल्यूमिन एक एलॉय है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो 2-3 धातुएं होंगी भाई, हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग को कंपोजिशन पता चल जाएगा। जो हम लोग प्रेशर कुकर घर पे यूज करते हैं वो ड्यूराल्यूमिन का बना होता है। और अगर आप दुकान वाले से पूछेंगे कि ये मटेरियल किसका है तो वो आपको एल्यूमिनियम बताएगा। तो उस दुकानदार की बात भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि इस मिश्र धातु में एल्यूमिनियम का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। ड्यूराल्यूमिन इन सभी धातुओं को मिला के बनाई जाती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और निकल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नहीं है। इस कंपोजिशन में आपको जिंक नहीं दिख रहा है, बाकी सारे दिख रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए 21 देखिए। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? इसको वुड स्पिरिट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये स्पिरिट लकड़ी से बनाई जाती होगी। लकड़ी का डिस्टिलेशन करेंगे, आसवन करेंगे तो आपको स्पिरिट मिल जाएगी। और स्पिरिट होती कौन सी है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसको मिथेनॉल भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आसान से क्वेश्चन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सेल में बहुत सारी लिविंग चीज़ें रहती हैं, जिसमें से एक चीज़ लाइसोसोम रहता है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। ये सब लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो आपको एंजाइम दिख रहे हैं, इन एंजाइम्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी जीव द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर हैं, लाइसोसोम के बाहर अगर आ गए तब दिक्कत करेगा ये एंजाइम। ये सुसाइड बैग की स्थिति तब आती है जब कोई सेल डैमेज होती है या फिर क्षतिग्रस्त होती है। उस स्थिति में लाइसोसोम फट जाते हैं और इन लाइसोसोम्स के फटने पे क्या होगा, ये आपने अभी देखा कि ये एंजाइम्स सब बाहर आ जाएंगे। ये एंजाइम जब बाहर आ जाएंगे तो ये एंजाइम फिर इन सेल्स को जो डैमेज थी पहले पूरी तरीके से नष्ट कर देंगी। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन करना है? 23। वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2-3 बातें बैक्टीरिया और वायरस में सीख लीजिए। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये सीखना है कि बैक्टीरिया एक लिविंग एंटिटी है, लिविंग माइक्रोब है, जबकि वायरस को नॉन लिविंग एंटिटी बोला जाता है। ये जिंदा उसी स्थिति में रहते हैं जब इनको सर्वाइवर मिल जाता है या होस्ट मिल जाता है। ये होस्ट कौन है? हमारी बॉडी हो सकती है, आपकी बॉडी हो सकती है, या फिर किसी जानवर की बॉडी हो सकती है। वायरस साइज में बहुत छोटे होते हैं, जबकि बैक्टीरिया अगर कंपेयर करें वायरस से तो बहुत बड़ा होता है। वायरस का प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन होस्ट पर निर्भर करता है। वायरस अपना जीनोम होस्ट बॉडी के जीनोम में इंसर्ट करते हैं और बहुत सारी रेप्लिका बनाते हैं या फिर मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। इसी मेथड को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। जबकि बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन मतलब डिवीज़न, एक सेल का डिवीज़न 2 में हो जाता है, फिर यहाँ से 2 बन जाएंगे, फिर यहाँ से 2 बन जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़िए, ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा है, इनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है और पहले बैक्टीरिया की खोज इन्हीं ने की थी। तो बैक्टीरिया के जो खोजकर्ता थे वो ल्यूवेनहॉक थे, वायरस के नहीं। वायरस के खोजकर्ता दिमित्री इवानोवस्की थे। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ये गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया था, ये सही है। सही पूछा गया यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 देखिए। अम्लराज के बारे में पूछ रहे हैं, एक्वारेजिया। आसान सा क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को बोला जाता है एक्वारेजिया। इनका रेशियो इंपॉर्टेंट है
1/3 रेशियो में रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25 देखिए, 28 जनवरी 2022 को भारत के इलेक्शन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद चुनाव की घोषणा की? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169। इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है बताएंगे? पहले 7 राज्यों में थी, अब 7वां राज्य बचा नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट अब रहा नहीं, तो 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। चलिए 26 देखिए, गिटहब क्या है? गिटहब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ऐप है जो रिस्ट्रिक्टेड है। इस एप्लीकेशन के ऑपरेटर्स के द्वारा लड़कियों की, महिलाओं की तस्वीरें चुराई जाती थी सोशल मीडिया से, और इस ऐप पे अपलोड किया जाता था उन्हीं पिक्चर्स को, और फिर बाद में उन्हीं महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया जाता था। तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पिक्चर डालना भी कितना डेंजरस है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए 27 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन की लकड़ी, जो आपने पुष्पा मूवी में देखी है। इस तरह की लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, शेषाचलम की पहाड़ियों में, इसलिए यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़ है। सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये पहले निकट संकटग्रस्त की सूची में था, लेकिन अब इसको इंडेंजर्ड की सूची में डाला गया, यानी अब ये संकटग्रस्त हो गई है। ठीक है, हो जाएगा। अब जल्दी से पढ़ लीजिए पहला पॉइंट। रेड सैंडर्स एक वृक्ष की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट है, इसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये गलत है, निकट संकटग्रस्त नहीं है, अब संकटग्रस्त है। सेकंड पॉइंट गलत हो गया, सही बताना था, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 28 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है? आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? एक समुद्री शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया, यहाँ से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैवाल यानी एल्गी। चलिए 29 देखिए, 29 में मेसर में कौन सी तरंगें होती हैं? जैसे आप लोग लेज़र पढ़ते हैं उसी तरह मेजर भी होता है। इसका फुल फॉर्म जान लेंगे तो आपको तरंग का टाइप पता चल जाएगा। माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको यहाँ पे कौन सी वेव्स दिख रही हैं? माइक्रोवेव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह की वेव्स का उपयोग समुद्र के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, संदेश भेजने के लिए यूज किया जाता है, और मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। चलिए 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्फुर दीप्ति का उदाहरण नहीं है? फॉस्फोरेसेंस। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। स्फुर दीप्ति का मतलब होता है कि किसी पदार्थ पर अगर प्रकाश डालना आप बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे ही आपने प्रतिदीप्ति भी पढ़ा होगा। प्रतिदीप्ति का मतलब इससे जस्ट उल्टा है कि जब आप किसी पदार्थ पर प्रकाश डालते हैं तो फिर उस पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, वो चमकना बंद कर देंगे। जैसे ही प्रकाश हटाया पदार्थ का चमकना बंद, तो प्रतिदीप्ति है। अगर पदार्थ चमकता रहे कुछ देर तक तो वो स्फुर दीप्ति है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन प्रतिदीप्ति का दे दिया है, डी ऑप्शन, तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। चलिए फिर इतना ही रिवाइज कीजिए। दरअसल समय कम मिल पा रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, फिर भी एग्ज़ाम से पहले जितना हमसे हो सकेगा उतना मैं कर दूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।